इमेजिन करो आपने 70 लाख का फ्लैट लिया है और बिल्डर ने आपसे पैसे भी ले लिए और बाद में आपको फ्लैट भी नहीं दिलवाया। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप किसके पास जाओगे कंप्लेन करने? आप जाओगे स्टेट कमीशन के पास, क्योंकि ये कंज्यूमर कोर्ट होता है। आज हम समझते हैं इस टॉपिक को, जो है ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन। और स्टेट कमीशन के बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में, इस कंपोजिशन और इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग सब कुछ प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि कंपोजिशन कैसे होता है, स्टेट कमीशन होती क्या है। अभी अपन समझते हैं ज्यूरिडिक्शन क्या होती है स्टेट कमीशन की। शॉर्ट वर्ड में बता देती हूँ, ये कंज्यूमर कोर्ट है। अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो कंज्यूमर स्टेट कमीशन के पास ही जाता है। पहले ये समझ लो कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन का क्वेश्चन को मोल्ड करके ऐसे भी आ सकता है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, आंसर सेम ही होगा, चाहे स्टेट कमीशन बोले चाहे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बोले। ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी सेम ही कहलाएगा। प्रिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, प्रिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, ये मनी वैल्यू के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? मनी वैल्यू। रुपीस 50 लाख, अबाव 50 लाख टू रुपीस 2 करोड़। कब काम करता है प्रिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन? जब जो मनी वैल्यू है ना वो 50 लाख से ऊपर हो बट 2 करोड़ से कम हो, तब ये काम करता है। इसका मतलब है इस अमाउंट से लेके कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो इस ज्यूरिडिक्शन में सुनी जाएगी। स्टेट कमीशन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हुआ है जो इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में आता है, वो ये यहाँ सुनी जाएगी। ओके, एक एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज़ का। अगर आपने एक फ्लैट लिया है जो कि 80 लाख का है, ठीक है, बिल्डर को आपने पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं किया और आपके साथ सही नहीं हुआ है। या तो उसने फ्लैट नहीं दिया है, या तो उसने मतलब प्रॉपर्टी नहीं दी, या तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं किया है। जो भी आपकी बात हुई थी उसने काम बरोबर नहीं किया है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 50 लाख से ऊपर है, तो ये किधर कहलाएगी? प्रिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन में जाएगी, स्टेट कमीशन के अंदर। कि ये स्टेट कमीशन के इस कैटेगरी में जाएगा ये केस जब वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है। अगर वैल्यू इससे कम होगी तब ये केस किधर जाएगा? तब ये केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। किस में जाता है? इफ बिलो रुपीस 50 लाख, तब केस किधर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। इफ केस इज बिलो रुपीस 50 लाख तो वो किसके अंदर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर। सेकेंड वन इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है? इसमें ऑब्वियसली टेरिटरी की बात की है, मतलब किस चीज़ की बात हो रही है? ऑब्वियसली प्लेस की बात होगी। किसकी बात होगी? प्लेस की बात होगी कि कौन सी जगह पे केस फाइल होगा। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, टेरिटोरियल का मतलब कंप्लेन किस स्टेट में फाइल होगी, किस स्टेट में फाइल होगी। तो ऑब्वियसली जहाँ अपोजिट पार्टी रहती है वहाँ पे फाइल होगी, जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पे फाइल होगी। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल से ऐसे मान लो आप जयपुर में रहते हो और जयपुर में आपको किसी ने डिफेक्टिव गुड्स दिया है, तो कंप्लेन कहाँ फाइल होगी? राजस्थान स्टेट कमीशन में फाइल होगी। तो वो ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि प्लेस बताते हैं कि कहाँ पे कंप्लेन फाइल होगी। कंज्यूमर्स को फ़ायदा देने के लिए, उनको कन्वीनियंस मिले इजीली कि वो कंप्लेन फाइल कर सके। ऐसा नहीं ये कंप्लेन राजस्थान की और उनको एमपी में फाइल करनी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ में, बिकॉज जाना आना इतना दूर होगा, कस्टमर बोलेगा कि यार रहने दो, हमको फाइल ही नहीं करनी है। तो इसीलिए टेरिटरी जो बोली गई है जहाँ पे बिजनेस में आपके साथ स्कैम हुआ हो या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, वहीं पे कंप्लेन फाइल कर सकते हो, या जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप फाइल कर सकते हो कंप्लेन को। थर्ड है हमारा एपीलेट ज्यूरिडिक्शन।
ओके, जुरिडिक्शन में क्या होता है, एपिलेट वाले में इसमें अपील सुनी जाती है। बाय इट नेम सजेस्ट हो रहा है कि अपील सुनना। अपील सुनना मतलब क्या होता है, जब कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर ना अगर इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ फैसला दिया है या उनको कंपनसेशन नहीं दिलवाया है और वो उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो वो जा सकता है किसके पास, स्टेट कमीशन के पास। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे तभी वो जा सकते हैं स्टेट कमीशन के पास अपील करना कि हमें अपना केस आगे लेके जाना है। ये कुछ टाइम लिमिट है कि आप अपील कब तक फाइल कर सकते हो। आपको अपील 45 डेज के अंदर ही फाइल करनी होती है। अपील कब तक फाइल कर सकते हो, 45 डेज के अंदर ही फाइल कर सकते हो आप अपील। एग्जाम्पल देती हूँ इसका, जैसे एक पर्सन है, वो अपनी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो 50 लाख से कम की थी। वो अपनी प्रॉब्लम लेके डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने उसको कुछ भी सॉल्व नहीं किया, मतलब कंपनसेशन नहीं दिलवाया या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो आगे किसके पास अपील दे रहा है, अब वो अपील दे रहा है स्टेट कमीशन के पास, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन का रिजॉल्व आया था, जो भी उन्होंने रिजोल्यूशन दिया था उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो कंप्लेन को आगे लेके जा सकता है। हमारा फोर्थ इज रिवीजनल जूरिडिक्शन। ठीक है, रिवीजनल जूरिडिक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन होती है ना, जब ये तब यूज होता है जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपनी पावर्स को ज़्यादा एक्सेस यूज करे तब, या कुछ भी यूज ना करे, कोई भी जुरिडिक्शन ना करे तब, या इलीगल वर्क करे। तो जो स्टेट कमीशन है ना, वो डायरेक्टली इनकी चीज़ों को बुला के रिवाइज कर सकती है, चेक कर सकती है कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, तो ये इजीली इनको वापस चेक कर सकती है। स्टेट कमीशन के पास राइट है, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जब ये गलतियां करे तो वो इनको रिवाइज कर सकती है। ओके, अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने लॉ और ऑर्डर नहीं फॉलो किया है तो स्टेट कमीशन डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है। ये बेसिकली क्यों बनाई गई है, ताकि कंज्यूमर को जस्टिस मिले और डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील भी सुनी जाए। ठीक है, ये इसीलिए ही बनाया गया है ताकि कस्टमर के साथ कुछ भी अनफेयर ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।